हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, हमारा चैप्टर 3 जो चल रहा है। तो एक्सरसाइज 3.1 वी हैव डन। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और इसको अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है और प्रॉपर नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाने हैं। ठीक है, देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये टोटली डिपेंड करेगी ग्राफ मेथड पे। ठीक है, ग्राफ मेथड आपको अगर अच्छे से आता है तो इस एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। सेकंड, जो मैंने आपको कंडीशन सिखा रखी है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कि इक्वेशंस को देख के ही आप कैसे बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो वो लेक्चर भी आपको अच्छे से देखना होगा। ठीक है, उसको समझना होगा, फिर इसमें जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड मिल जाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है दो वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम। सेम जो है आप 3.1 में कर चुके हैं, उसी तरह के ये सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं। बहुत सिंपल है, मैं आपको इक्वेशंस बना के यहाँ बता देता हूँ कि कैसे बनेंगी, और साथ में आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, वही ग्राफ बना के सॉल्व करना है। तो अगर ग्राफ मेथड आता है तो भाई इक्वेशंस अगर आपके पास हो तो ग्राफ आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो जो ग्राफ मेथड मैंने सिखा रखा है तो उस वीडियो को देखो, डिटेल में उसको समझो, नोट्स बनाओ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को कह रहे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, मैथमेटिक्स क्यूज हुआ, टोटल स्टूडेंट्स थे 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स ज्यादा है बॉयज कम है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। इतना तो पता चल गया कि गर्ल्स ज्यादा है, 4 गर्ल्स ज्यादा है बॉयज से, टोटल है 10। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशंस बना लेंगे कैसे, हम लिखेंगे सबसे पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, कुछ भी लेट कर लो। नंबर ऑफ बॉयज हमारे x हो गए, गर्ल्स को भी लेट कर लो, नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, एक्चुअली इन सिचुएशन को इक्वेशन में चेंज करना है। हो सकता है आपको पढ़ के पता चल रहा है बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होंगी, है ना, सामने पता चल रहा है, लेकिन आपको इक्वेशंस बनानी है, फिर उन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए इनको अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, यानी इक्वेशंस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लेट कर लिए। तो अगर आप देखें जो हमें क्वेश्चन दिया है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सर ये कैसे लिख दिया, अरे भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, तो जितनी गर्ल्स हैं जितने बॉयज हैं तो उनका सम करेंगे तो 10 ही बैठेगा ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10 ही बैठेगा। तो बॉयज हमारे x हैं, गर्ल्स हमारी y हैं, दोनों को प्लस किया 10 के इक्वल आ गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकंड आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स ज्यादा है। तो अगर गर्ल्स ज्यादा है तो आप ऐसा लिखें सर y माइनस एक्स। सर y माइनस एक्स क्यों, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है, बॉयज़ कम है। तो जितनी गर्ल्स हैं उसमें से बॉयज़ का नंबर हम माइनस करेंगे तो किसके बराबर बैठेगा, जितना उसने बोल रखा है 4 गर्ल्स ज़्यादा है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, एक इक्वेशन हमारी और बन गई इस कंडीशन से। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। अब इसी चीज़ को थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखो कि x वाली टर्म पहले लिखनी है, मतलब सिमिट्री में लिखना है दोनों इक्वेशंस को। तो मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को वापस लिख रहा हूँ, देखें x प्लस वाई इक्वल टू 10, योर फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पर y माइनस एक्स लिखा है तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। नाउ दीज आर टू इक्वेशंस, इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको ग्राफिकली बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बता सकते हैं मेरे को सर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है, तो वो कंडीशंस तो हमें आती हैं, तो आप देख के बता भी सकते हैं। सर फर्स्ट x के कोफिशिएंट का जो रेशियो -1 आएगा और दूसरे वालों का y का 1 आएगा, तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास आया a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इट मीन ये दोनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक पॉइंट पर, तो वो ग्राफ बना के आप कर सकते हैं। तो आई होप ग्राफ आप बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इक्वेशंस बना के दे दी हैं, प्लीज इसका आप ग्राफ बना लीजिएगा। चलिए सेकंड तो सिमिलर हमने कर रखा है, कहां पे, वही जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना उसमें सेम था, बैट और बॉल वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल और पेन्स है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, दोनों का टोटल जो कॉस्ट 50 रुपये बैठ रहा है। वेयर एज 7 पेन्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, तो 1 पेंसिल एंड 1 पेन का कॉस्ट फाइंड करना है। तो सिमिलर है, सबसे पहले आप लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना रहेगा,
रुपीज एक्स, लेट कर लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। बच्चे मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ साइड पे, तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक पे इसको फेयर में लिखिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कैसे इक्वेशंस बन रही हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी रुपीज वाई, ये पेन की कॉस्ट, ये पेंसिल की कॉस्ट हो गई। अब आप कंडीशन पे आ जाओ, 5 पेंसिल, अरे यार एक पेंसिल अगर रुपीज वाई की है तो 5 पेंसिल कितनी होंगी, 5 वाई। एक पेन अगर 5 रुपए का आता है तो 5 पेन कितने के आते हैं, उसको आप इंटू कर देते हो ना, ठीक है। तो इसी तरह से एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 5, और 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5 वाई, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट है वाई और 5 की होगी 5 वाई। ऐसे 7 पेन्स, एक पेन की कॉस्ट कितनी है x, तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी 7x, तो दोनों का टोटल बैठेंगे तो 50 रुपये आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बनेगी सर 7x, ठीक है, ये पेन की कॉस्ट आ गई, 7 पेन्स की कॉस्ट आ गई, और 5y, ये 5 पेंसिल्स की कॉस्ट आ गई, इज इक्वल टू ₹50, तो टोटल कॉस्ट 50 रुपये था। नेक्स्ट 7 पेंसिल और 5 पेन्स, तो 5 पेन्स तो यहाँ पर 5x, पेंसिल 7 सर यहाँ पे 7y इक्वल टू व्हाट 46, दैट्स ऑल। आगे दोनों इक्वेशंस ग्राफिकली इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो रेशो जो x का जो कोफिशिएंट का रेशो बैठ रहा है दैट इज 7/5, और y के कोफिशिएंट का रेशो बैठ रहा है दैट इज 5/7, दोनों अनइक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वो इसका सोल्यूशन होगा, यानी x और y की जो वैल्यू आएगी वो इनका सोल्यूशन बैठेगा। x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कॉस्ट ऑफ वन पेन और y की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। ओके डियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जितनी भी इक्वेशंस लिखी हुई हैं सिर्फ आपको इन इक्वेशंस के बारे में इनको देख के ये बताना है कि ये इक्वेशंस कौन सी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है यानी ओवरलैपिंग लाइंस है। सिर्फ देख के आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, ये जो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिख रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, a1 b1 c1 फाइंड करो, a2 b2 c2 फाइंड करो। तो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म, a1 x b1 y c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जब आप इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस के साथ कंपेयर करोगे तो फिर उसके बाद आप a1 b1 c1 को ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसमें a1 5 है, b1 इसका आपका -4 है, c1 इस यहाँ पे 8 है। दूसरी में a2 7 है, b2 6 है और c2 -9 है। तो आपको बस रेशो बनाना है, यानी वो जो कंडीशंस मैंने सिखा रखी हैं उनको फॉलो करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए हम करते हैं, तो मैंने फाइंड किया a1/a2, तो मेरे पास आया 5/7। फिर मैंने फाइंड किया b1/b2, तो उसका आया -4/6, इसको कैंसिल किया, ये आया 2/3। तो क्या 5/7 -2/3 के इक्वल होता है? तो आप लिखेंगे सर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किस चीज़ की कंडीशन थी बताओ? तो ये कंडीशन थी हमारी जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी एट वन पॉइंट। तो इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये जो हमारे पास आई, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, वैसे तो कंसिस्टेंट का पूछा नहीं है, सिर्फ लाइंस के बारे में पूछा है। तो जस्ट राइट डाउन दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ओके, तो ऐसे आप इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ये कैसा। देखो 9/18 बैठेगा पहला रेशो, दूसरा बैठेगा 3/6 और तीसरा बैठेगा 12/24। अब तीनों को देखें करके, यहाँ देखें करके, इनको कैंसिल करके सर 9/18 तो 1/2 हो गया। ठीक है, और 3 ये भी 1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। थर्ड वाला सर कैंसिल करेंगे, 24 है ये, कैंसिल करेंगे सर ये भी 1/2 आ रहा है, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों इक्वल थे, तो वो लाइंस कैसी थी? ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, ये कोइंसाइड्स कर रही हैं दोनों लाइंस आपस में। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर बैठेगा। थर्ड में यू कैन डू 6/2 -3/-1 एंड 10/9। तो फर्स्ट वाला आ गया 3, नेक्स्ट भी 3 और ये 10/9। फर्स्ट 2 इक्वल आ रहे हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये किसकी कंडीशन थी? फर्स्ट 2 इक्वल, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा रेशो। पैरेलल लाइंस किसकी थी? पैरेलल लाइंस। बस ये बताना, नो सोल्यूशन है इसमें सिर्फ आपको लाइंस बताना है, नो सोल्यूशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसने लाइंस के बारे में पूछा हुआ है। ओके, टू द पॉइंट आपने आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ पर्टिकुलर लाइंस, दोनों लाइंस के बारे में पूछता है कि इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कैसा है। यहाँ पर पूरे सिस्टम के बारे में बता रहा है, तो सिस्टम में कंडीशंस कौन सी हैं, सेम कंडीशंस ही हैं, बस आपको ये बताना है वो सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। जब भी कोई सोल्यूशन मिल रहा है, यानी जहाँ आपको यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, जब भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। यानी दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कंसिस्टेंट ही रहता है, कौन सा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट ही होता है क्योंकि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये वाला कंडीशन भी सिस्टम को क्या बताता है, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहां से भी सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होते हैं, कितने, इनफाइनाइट मैनी। तो जब ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, जब ये वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। फिर जो तीसरा कंडीशन बन गया वो क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहां पर आपका क्या रहता है, नो सोल्यूशन। तो जब नो सोल्यूशन तो सिस्टम को क्या बोलना आपने, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलना है, इनकंसिस्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, सिमिलर ऊपर जैसा ही है, बस आप इनका रेशो बना लो। तो मैं एक पार्ट कर देता हूं थोड़ा फ्रैक्शन वाला, थर्ड पार्ट कर देता हूं। देखो इसमें मैंने फाइंड किया पहले a1/a2, तो मेरा a1 कौन है, 3/2, और a2 यहाँ पर है 9, तो इसको सिंप्लीफाई किया, 3/2 1/9 कैंसिल वैंसिल किया, 3 से ये चला गया 1/2, तो a1/a2 आया मेरा 1/2। फिर मैंने फाइंड किया b1/b2, b1 है मेरा बच्चे 5/3, ठीक है, और मेरा b2 यहाँ से आएगा -10, इसको हमने सिंप्लीफाई किया 5/3, इट इज़ माइनस, कैंसिल वैंसिल किया, तो ये मेरे पास आ गया, ये 6 है, ठीक है, 3 2 6, 5 2 तो -1/6, तो भाई एक 1/6 आ रहा है, दूसरा -1/6 आ रहा है, यानी ये यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट, सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू, वेरी सिंपल, ठीक है, इसी तरह से बस चेकिंग करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। बच्चे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पहले आपको इन कंडीशन से इक्वेशंस को देख लेना कि वो कैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, सिस्टम कैसा है, उसके बाद उनको ग्राफिकली सॉल्व कर देना है। तो ग्राफ बनाना हमने सीख लिया हुआ है, जस्ट ड्रॉ द लाइंस एंड सॉल्व देम। तो यहाँ पर देखें 4 पार्ट्स हैं आपके पास। जैसे फर्स्ट पेयर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर पहले चेकिंग करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर आएगा 1/2, ठीक है, x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट उठाया 1/2, फिर y का कोफिशिएंट उठाया और यहाँ से y का कोफिशिएंट उठाया 1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। थर्ड वाला देखते हैं 5/10, तो 5/10 ये कैंसिल किया 1/2, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कौन सा, इनफाइनाइट मैनी, तीनों इक्वल आ गए, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नाउ हाउ टू सॉल्व, कैसे वो उनको आप प्रेजेंट करोगे, दोनों के ग्राफ बना दो, ओवरलैपिंग लाइन्स आएंगी, एक ऐसे आएगी दूसरी उसके ऊपर ही आ जाएगी, तो ग्राफ बनाना तो आपके लिए ऐसे चुटकी का काम है, ठीक है, ग्राफ बना लेना। अगर नहीं आता ग्राफ बनाना तो वो वाली वीडियोस मेरी जरूर देखना जिसमें मैंने ग्राफ मेथड डिटेल में सिखा रखा है। I hope you can do these questions very simple. Now the next question is question number 5. It is also a very simple question. ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, सिचुएशनल प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, क्या लिखा है और उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर देना है, ठीक है। देखो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक हमने पढ़ना है तो हम इसको लीनियर में ही चेंज करेंगे, तो लीनियर में 2 वेरिएबल एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में क्वेश्चन को चलाओ आप, ठीक है। बाद में मैं आपको ये भी सिखा दूंगा ये क्वाड्रेटिक कैसे बन जाती है। देखिए यहाँ पर कंडीशन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, यानी जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है वो 36 है, हाफ ऑफ दैट पेरीमीटर इज 36, और लेंथ और विड्थ में कुछ रिलेशन दे रखा है, 4 मीटर का उनमें डिफरेंस है, यानी लेंथ ज़्यादा है विड्थ से ऑफकोर्स। तो यहाँ पर आपको पहले तो लेंथ और विड्थ लेट कर लेनी है एक्स और वाई की टर्म में। तो सबसे पहले यू कैन राइट सर लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, आप पूरा स्पेलिंग लिखना, मैं शॉर्ट में जस्ट लेंथ लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर, तो लेंथ हमारे पास आ गई एक्स मीटर। उसके बाद आप विड्थ लेट कर लो, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इट इज वाई मीटर, ओके डियर, लेंथ आ गई, विड्थ आ गई। अब कंडीशंस लगा दो, पहली कंडीशन आप इस पे लगाओ, ये जो है ना 4 मीटर का डिफरेंस दे रखा है, लेंथ ज़्यादा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, तो आपके पास फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा x - y = 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ना, तो लेंथ में से विड्थ को माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है वो 4 मीटर है। उसका बाद है हाफ द पेरीमीटर। ठीक है, जैसे इसने लिखा मैं वैसे लिख रहा हूँ, देखो नाउ एंड हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर यानी उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो भी पेरीमीटर अगर उसका हाफ करेंगे वो किसके बराबर बैठेगा, 36 मीटर। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप बीच में इग्नोर करें, यहां पर उसने कंडीशन डाल दी है लेंथ विड्थ की, तो इसकी इंग्लिश को अच्छे से समझना आपने, ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली हाफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है, तो हाफ द पेरीमीटर इज 36, तो पेरीमीटर कितना हो गया सर, पेरीमीटर इज 72। इस 2 को वहां पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके डियर, अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए, पेरीमीटर दोनों लेंथ का सम और दोनों ब्रेड्थ का सम, जिसे आप बोलते हो 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो आपको यहां पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हेयर आई एम राइटिंग 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 72। ओके, अब लेंथ कितना है, लेंथ सर वो x है, ब्रेड्थ कितना है सर y है। अब ये वाला 2 72 के डिवाइड में ले जाओ, फिर इसको कैंसिल करेगा सर जी 36 आ गया, दैट्स ऑल। तो हमने 2 इक्वेशंस बना ली हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन इक्वेशंस को आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो, तो ग्राफ बना के यू कैन चेक देयर सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा, क्योंकि x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं बैठ रहा है इसमें। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, x और y की एक एक वैल्यू निकलेगी, वो जो x और y की वैल्यू होगी वो लेंथ और विड्थ बन जाएगी इस रेक्टेंगुलर गार्डन की। ओके डियर, इन्हीं क्वेश्चंस को किसी और मेथड से भी हम कर सकते हैं जो अभी हमने सीखने हैं, फिलहाल आप इनको ग्राफ मेथड से ही करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इसके साथ एक इक्वेशन आपको और लिखना है जो ये 3 केस आपको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, यानी 3 पेयर्स यू हैव टू फॉर्म। तो पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन लिख दो, राइट डाउन द गिवन इक्वेशन। लिख लिया गिवन इक्वेशन, उसके बाद इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखो जो पेयर बनाएगी, जो मतलब दोनों मिलकर जो पेयर बनाएंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन मैंने आपको बता रखी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो भाई यार x और y के जो कोफिशिएंट 2 और 3 हैं यहाँ पर कोई और लिख दो जिससे रेशो बराबर ना आए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5x, तो आपका आया 2/5। अब यहाँ 3y यानी y वाली जो टर्म लिखनी है ऐसी मत लिखना कि 2/5 बने आगे, क्योंकि पहला आपका रेशो 2/5 बना हुआ है, तो दूसरा 2/5 नहीं बनना चाहिए ना, अनइक्वल आना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखानी है। तो यहाँ पर वैसे आप कुछ लिख दो सर 4y, और लास्ट नंबर की तो कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी डालो। तो ये जो आपने पेयर बना दिया, ये दोनों लाइंस कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि इसमें बैठ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर आ गया पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जिनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, और वो कौन सी लाइंस है, कौन सा केस है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशंस आपको फॉलो करवानी है। तो मैं यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, गिवन वाला लिखा। कैसे बनाओगे, ये जो फर्स्ट 2 नंबर है ना x और y वाली टर्म, इनके साथ कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर। मानो मैं इसको 5 से 2 कर देता हूँ, तो ये मेरा 10 हो गया, इसको 5 से कर दो सर 15 हो गया। लास्ट नंबर को नहीं करना इंटू 5 से, ठीक है। आप यहाँ कोई भी और नंबर लिख दो, लेट इट बी 7। अब आप देखेंगे फर्स्ट 2 का रेशो सेम है, थर्ड वाला नहीं आएगा। 2/10 1/5, 3/15 1/5 आया रेशो इक्वल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 चल रहा है, लेकिन 8/7 तो उसके इक्वल नहीं आता है। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, नो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। और लास्ट आ गया आपका कोइंसिडेंट लाइंस यानी ओवरलैपिंग लाइंस। तो क्या होता है, उनमें सबका रेशो सेम ही होता है, कुछ नहीं करना होता। जो लाइन आपको दे रखी है, जो लाइन आपको गिवन है, इसके साथ कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, एनी नॉन जीरो नंबर, कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जीरो नहीं होना चाहिए, और सबके साथ करना है, तो अपने आप रेशो बराबर आ जाता है। देखो यहाँ पर मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया, 3 से किया तो 6, यहाँ से 3 किया 9, 3 से किया तो 24, दैट्स ऑल। तो ये जो आपने पेयर बना दिया, ये कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइंस है, ओवरलैपिंग लाइंस है, क्योंकि इसमें रेशो बनाओगे ना, देखो x के कोफिशिएंट का रेशो क्या बैठ रहा है, 2/6 दैट इज 1/3, 3/9 1/3, -8/-24 3/1/3। तो रेशो आपका सेम आएगा। तो ये कौन सी लाइंस होगी, ओवरलैपिंग लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर रही है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एक एक लाइन आपको खुद से लिखनी थी, इक्वेशन खुद से लिखनी थी, जिसमें ये 3 केस बनने चाहिए। तो उसके लिए भाई कंडीशंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि यू हैव टू इक्वेशंस, इनका ग्राफ बनाओ, इनको सॉल्व करो। सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। यहाँ वाई एक्सिस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने एक्स एक्सिस बोला। इस क्वेश्चन का मीनिंग आप समझे ध्यान से, मैं यहाँ आपको बोर्ड पे लेके जाऊँगा। देखो हमारे पास जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो लाइंस दे रखी हैं, आप उनको जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, आपको आएगा वो ग्राफ बनाना। मैं यहाँ पर उनका ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से एक रफ स्केच है ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, तो रफ ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्ट उनका ग्राफ नहीं होगा ये, जस्ट आई एम मेकिंग अ रफ स्केच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन बना दी, मानो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, और दूसरी मैंने ऐसी लाइन बना दी, मानो ये मेरी सेकंड लाइन आ गई। बन गया ग्राफ, दोनों इंटरसेक्ट कर रही किसी पॉइंट पे, ये उनका सोल्यूशन होगा। लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या ऐड किया कि भाई ये जो दो लाइन्स हमने बनाई, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दिस इज योर फर्स्ट लाइन एंड दिस इज योर सेकंड लाइन। ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन आपने बनाई, दो लाइन्स ये कंसीडर करो और एक एक्स एक्सिस कंसीडर करो, ये आ गई दिस एक्स एक्सिस। ये तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रही हैं, तो उसको शेड कर दो पहले। तो कह रहा है देखो ये ट्राइंगल बन गई, देखो ये पूरा ट्राइंगल बन गया ट्राइंगल। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कह रहा है ये जो ट्राइंगल आपकी बनी है, इस ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। बड़ा सिंपल है बच्चे, ग्राफ में ये दिखेंगे आपको। मेन है यार ट्राइंगल ढूंढना आना चाहिए। तो दो लाइंस ये हो गई, एक आपकी एक्स एक्सिस होगी, तो ट्राइंगल बनी। कल को उसने वाई एक्सिस के लिए बोला होता तो ये दो लाइंस दिख रही हैं आपको यहाँ पर, और ये देखो वाई एक्सिस, ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए भी बोल सकता है। तो फिलहाल एक्स एक्सिस के लिए था, तो ये हमारी ट्राइंगल आ गई। वर्टिसेस हम लिख लेंगे, ग्राफ से हमें दिखेंगे यार ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के क्या है और सी के क्या है। बी और सी में सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर बैठे हुए हैं। बी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, सी का भी सेकंड कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ए अगर यहाँ पर बैठता है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, अगर वो वाई एक्सिस पे नहीं है। ओके, ये तो ढूंढ लिया वर्टिसेस। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकता है, क्या, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, ऐसा ही बोले। अब इसमें फॉर्मूला आपका क्लास वही 7th 8th 6th वाला ही लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो बेसिक फॉर्मूला आप सीखते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का, टेल मी एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो ट्राइंगल आपने बना ली, ये कंप्लीट बेस है, ये बेस है, तो बस इसकी लेंथ को ढूंढना है। तो लेंथ कैसे, ये ओरिजिन दिख रहा है ना, ओरिजिन से ये वाला सी कितने यूनिट पर है? लेट इट बी 4 यूनिट पे बैठा हुआ है ये सी, लेट इट बी। और पीछे आपको बी को देखना है, इस वर्टेक्स को देखना है, ये कितने यूनिट पीछे गया, लेट इट बी 2 यूनिट। तो टोटल यूनिट आपको बिठाने हैं, वो बेस की लेंथ होगी। ऐसा नहीं करना कि सर ये नेगेटिव साइड है तो मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, नो, यू आर टेकिंग द लेंथ ऑफ द बेस। तो आपको मैग्नीट्यूड लेना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर ये 4 यूनिट आएगा और यहाँ पे 2 यूनिट सपोज कर रहे हैं, तो टोटल 6 बना, तो बेस हमारा टोटल 6 यूनिट का आ गया। तो आपका बैठेगा 1/2 सर 6। हाइट कैसे निकालेंगे भाई, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये आपकी इसकी हाइट आ गई। तो ये हाइट क्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यार, इस ए का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो इस ए का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमें हाइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऊपर गए ना आप, तो सेकंड कोऑर्डिनेट जो ए का होगा वो आपको हाइट दे देगा। तो लेट इट बी 4 यूनिट 4, बस इसको कैलकुलेट करना, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ओके डियर बच्चे, तो ये थी हमारी एक एक्सरसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 7 इसमें क्वेश्चंस हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, नोट्स बना लें आप, ठीक है। वीडियो देख लिया, नोट्स नहीं बनाए, कोई फ़ायदा नहीं, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज के लिए इतने बच्चे, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।